चलो कैलकुलेशन आपको करनी है, ध्यान रखेंगे ना। थर्मोडायनामिक्स कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। देखो 30 क्वेश्चन करने हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो जिनके पास क्वेश्चन नहीं है। 21 से 25 और उसके बाद में 25 से 30, ठीक है। फिर पहले खुद सॉल्व करो, फिर वीडियो पॉज कर लेना जते, फिर अपने आप करना और फिर चेक करना, ठीक है। चलो अब देखो पहला क्वेश्चन है, कौन सी कंडीशन है जब डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी होता है। हमें पता है एंथैल्पी हीट कंटेंट एच बराबर क्या होता है, ई प्लस पी वी, ठीक है, ई प्लस पी वी। और हम कह रहे हैं कि भाई हमने यहाँ डेल्टा एच लिखा है क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है ना, ये भी स्टेट फंक्शन है, ठीक है। और पी पी वी वर्क, पी डेल्टा वी होता है वर्क डन, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि भाई ये कब लगता है, तो एच कब निकालते हैं, एंथैल्पी, एंथैल्पी कंटेंट कब निकालते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर। याद है तुम्हें डेल्टा एच क्या होता है, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये कब होता है, कांस्टेंट हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और पी डेल्टा वी तो है ही। अब ये रिलेशन सटीक कब बैठेगा, तो हम कहेंगे एंथैल्पी निकालते हैं हम एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो हम कहेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर ताप स्थिर है तो हम सबको पता है कि स्थिर ताप पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे डेल्टा ई की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो ये चीज़ तो 0 हो जाएगी। और वॉल्यूम कांस्टेंट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये सटीक एग्जाम्पल, ये पूरी इक्वेशन कब बैठेगी, जब क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट बनेगा, बन जाएगा अपने आप, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, आपको एक इक्वेशन दी है, बेंजीन का कंबशन हो रहा है, 12 CO2 बन रहे हैं, 6 वाटर बन रहे हैं। आपको नियत दाब पर ऊष्मा, मतलब हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर यानी QP, और नियत आयतन पर ऊष्मा, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम का डिफरेंस निकालना है। तो भाई मैंने आपको बताया QP क्या होता है, डेल्टा एच, और QV क्या होता है, डेल्टा U, ठीक है। इन दोनों का अंतर निकालना है, तो हमें फॉर्मूला तो याद ही है, डेल्टा U प्लस डेल्टा N RT, ये सबको पता है। तो मुझे ये चीज़ निकालनी है, मतलब ये वैल्यू होगी डेल्टा N RT, और डेल्टा N होता है गैसियस प्रोडक्ट, गैसीय उत्पाद के मोल माइनस गैसियस रिएक्टेंट के मोल, ठीक है। अब प्रोडक्ट में देखो गैस कौन है, CO2 है ना, तो मैं कह रही हूँ कि भाई CO2 जो है वो तो 12 है क्योंकि वाटर तो लिक्विड है, और रिएक्टेंट में देखो बेंजीन तो लिक्विड है ना, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 15। तो भाई डेल्टा N मेरे पास आया माइनस का 3। इतनी बात क्लियर है। मुझे तो खाली डेल्टा N RT निकालना है, तो मैं कहूँगी -3। R की वैल्यू, आंसर किलो जूल में पूछ रहा है, तो R को किलो जूल में 8.314 इंटू 10 की पावर -3, और T टेम्परेचर, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड 273 जोड़ दो, कितना आया 298। इसको सॉल्व कर लो भाई, कितना बैठेगा, माइनस है ना। पहले तो देखो आंसर माइनस में आएगा, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये वैसे ही गलत हो गया, सही है ना, क्योंकि डेल्टा N ही तुम्हारा क्या आ गया था, माइनस आ गया था, तो प्लस वाले तो दोनों आंसर गलत है, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा आ रहा है माइनस का 7.43, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, एक गैसियस रिएक्शन A + 3B गिव्स 3C + 3D के लिए 270 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी एक सेकेंड, यानी 270 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन ऐड करो 273, कितना हुआ 543 हो गया। तो 543 केल्विन तो आपका टेम्परेचर है, ठीक है। डेल्टा E दे रखा है 17 किलो कैलोरी, ठीक है। आपको डेल्टा E दे रखा है 17 किलो कैलोरी, R की वैल्यू भी दे रखी है ना। अब देखो ये तो किलो कैलोरी, ये कैलोरी, एक तो इसको ठीक करो, आंसर सारे किलो कैलोरी है ना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड 270 नहीं है, अच्छा 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फिर ये आएगा 300 केल्विन है ना, ठीक है। तो अगर ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये कितना आ जाएगा 300 केल्विन, ठीक। डेल्टा ई मेरे पास है ही सही। अब आपको क्या निकालना है, डेल्टा एच निकाल। अब ये किलो कैलोरी है, आंसर किलो कैलोरी है, तो इसको मैं क्या कर देती हूँ 2 × 10 की पावर -3। अब ये डेटा भी किलो कैलोरी में हो गया, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, डेल्टा एच, तो फॉर्मूला तो याद है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई यानी कि 17, ठीक है, प्लस डेल्टा एन। अब देखो गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं, 6,
3 CA और 3 DA, तो मैं कहूँगी डेल्टा N गैसियस प्रोडक्ट तो 6 है और रिएक्टेंट कितने हैं 4, 3 और 1 4, तो डेल्टा N की वैल्यू आ रही कितनी 2। ठीक है, तो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा N कितना हो गया 2। R की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -3 और टेम्परेचर कितना है 300। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, उसको 0.3 ले लूँ तो 17 प्लस 4 और 4 3 कितना हो गया 12 इंटू 10 की पावर कितना कर दो -1 यानी कि 1.2, तो 17 और 1.2 जोड़ दो 18.2, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट, निश्चित ताप तथा दाब पर आपकी एक रिएक्शन हो रही है ना, डेल्टा H और डेल्टा E में रिलेशन पूछा है। अब हमारा फॉर्मूला ये बोल रहा है डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा N RT। ठीक है, यहाँ खाली डेल्टा N बता दो। गैसियस प्रोडक्ट कितने 2 और गैसियस रिएक्टेंट कितने 3, सही है, तो आंसर आया -1। तो यहाँ जो तुम्हारा फॉर्मूला बैठेगा डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E -1 RT, यानी डेल्टा E में से कुछ कम करूंगी तो ये आएगा, तो बड़ा कौन हुआ डेल्टा, इसमें से घटाने पे आंसर आ रहा है ना, मतलब बड़ी वैल्यू ये, तो डेल्टा E ग्रेटर देन डेल्टा H। ठीक है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट देखो, Ag2O gives 2Ag प्लस हाफ O2, सेम रिएक्शन है ना, डेल्टा N निकालो, गैसियस प्रोडक्ट बोलो कितने हाफ और रिएक्टेंट कितना है ही नहीं, है ना, तो डेल्टा N की वैल्यू कितनी आ गई हाफ। ठीक है, अब मेरा फॉर्मूला अगर चले तो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा N में क्या रखना है हाफ RT, यानी डेल्टा E में कुछ ऐड करना पड़ रहा है तब डेल्टा H आ रहा है, तो ये वैल्यू बड़ी, तो डेल्टा H ग्रेटर देन डेल्टा E। सरल है, क्लियर है, बना लोगे ऐसे क्वेश्चंस में, ही क्या। नेक्स्ट देखो, 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब मैं 2CO लिखूं, 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब 2CO प्लस 1 मोल ऑक्सीजन, तो 2 लिख देती हूँ। ठीक है, को बंद कंटेनर में गर्म किया CO2 बना, तो भाई 2 मोल CO लिया तो आंसर 2 मोल CO2, तो मैं कहूँगी देखो CO2 2 मोल है भाई। ठीक है, अब डेल्टा H एंथैल्पी में चेंज और डेल्टा E इंटरनल एनर्जी में चेंज। ठीक है, तो रिलेशन ही तो बताना है, तो डेल्टा N अब तुम खुद निकाल दो, प्रोडक्ट मोल कितने 2, रिएक्टेंट मोल कितने 3, तो आंसर क्या है -1, तो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E -1 है ना, हाँ, तो -RT, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है डेल्टा E, इसमें से कुछ कम करूंगी तो ये आएगा, है ना, तो ये वैल्यू बड़ी है, तो डेल्टा E ग्रेटर देन डेल्टा H। ठीक है, नहीं तो इसको वहाँ ले जाओ प्लस हो जाएगा, है ना, तो डेल्टा E कब आएगा जब डेल्टा H में RT ऐड करेंगे, RT की वैल्यू 1 से तो ज़्यादा ही होगी, ऐसे सोचना है। नेक्स्ट, आइसोब्यूटेन का कंप्लीट कंबशन। अब देखो ब्यूटेन हो चाहे आइसोब्यूटेन हो, फॉर्मूला तो C4H10 होगा, गैस है तो आइसोब्यूटेन लिख दिया, गैसियस रिएक्शन लिखा है ना तो मैं गैस मान लेती हूँ, मान लो तुम्हें लगे क्या पता लिक्विड हो, तो इसने लिखा है गैस तो मैं गैस मान रही, प्लस O2 ये भी गैस हो गया। अब कार्बन 4 है तो आंसर में 4 CO2 और हाइड्रोजन कितने हैं 10, तो ऑक्सीजन कितने बनेंगे 5, तो मैं कहूँगी अब बैलेंस करो, ऑक्सीजन 10 और 4 14 चाहिए ना, टोटल ऑक्सीजन कितनी चाहिए 9 चाहिए क्या, 5 O2 और 4 O2, 9 O2 लिखूं, सही है, सॉरी मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ऑक्सीजन क्यों लिखा, हाइड्रोजन 10 है ना तो वाटर कितने बनेंगे 5। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन कितनी चाहिए 4 दूनी 8 और 5 13, तो यहाँ क्या करो 13/2 लिख दो, 13/2 O2। ठीक है, अब तुम्हारा काम है डेल्टा N निकालो, तो प्रोडक्ट मोल देखो, वाटर को लिक्विड लेना है ना भाई, क्यों नहीं, गैस से अभी गिरा है तो वाटर तो लिक्विड ही रहेगा ना, उसको नहीं छेड़ना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट मोल है 4, रिएक्टेंट मोल है -13/2, तो आंसर तो नेगेटिव ही होगा, सही है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, डेल्टा N अगर तुम्हारा नेगेटिव है तो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E माइनस, कितना डिफरेंस है यहाँ पे 13 में से 8 कम कर दो, कितना हुआ 5/2 हुआ क्या 5/2, है ना, तो 5/2 RT, सही है। तो मेरा आंसर क्या हुआ, डेल्टा E बड़ा है किससे, डेल्टा H से, तो आंसर होगा डेल्टा E ग्रेटर देन डेल्टा H।
सिंपल है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, 1 मोल आदर्श गैस के 300 केल्विन, ठीक है, उत्क्रमणीय समतापीय प्रसार 10 डेसीमीटर क्यूब से 20 डेसीमीटर क्यूब पे डेल्टा एच। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? नहीं, ये डेल्टा एच है, एंट्रोपी थोड़ा दें। देखो अभी अपन पढ़ेंगे आगे मोलर हीट कैपेसिटी वाले फॉर्मूले। डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है एनसीपी डेल्टा टी, या फिर डेल्टा एच का फॉर्मूला होगा एमएस डेल्टा टी, ठीक है। तो अगर आप अगर आप टेम्परेचर चेंज देखोगे तो एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करोगे ना। आप कह रहे हो कि ना गैस का एक्सपेंशन तो हुआ 10 से कितना हो गई 20, लेकिन टेम्परेचर तो वही, तो टेम्परेचर ही कांस्टेंट है, तो फिर एंथैल्पी चेंज का एक हुआ, ठीक है। तो तुम क्या बताओगे? समतापीय। अगर टेम्परेचर में चेंज ही नहीं है तो डेल्टा एच कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। आगे बात समझ में? ये ध्यान रखना, यू नहीं डेल्टा ई या उससे कर लो डेल्टा एन आर टी, कोई रिएक्शन थोड़ा ना हो रही है। ये आपका क्या चल रहा है? थर्मल एक्सपेंशन चल रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन चल रहा है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वापस सेम क्वेश्चन है। कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, डेल्टा एन कैलकुलेट करो। प्रोडक्ट मोल में गैस कितना है? 1, रिएक्टेंट मोल में तो है ही नहीं, है ना, तो डेल्टा एन 1 हो गया। डेल्टा एच दे रखा है किलो जूल, ऑप्शंस भी किलो जूल है ना। अब टेम्परेचर देखो 977 और 273, हाँ बोलो कितना आया? 1250, 1250 केल्विन आपका टेम्परेचर हो गया। अब कैलकुलेशन बिठाओ, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी, सारी वैल्यू बिठानी पड़ेगी। देखो अब डेल्टा एच कितना है आपका? 174, ठीक है। अभी डेल्टा एन आर टी इधर ले आती हूँ, डेल्टा ई कैलकुलेट करना है। डेल्टा एन कितना है? 1, आर कितना है? 8.314 इंटू 10 की पावर माइनस, क्योंकि किलो जूल है ना बच्चे, तो आर को भी किलो जूल में यही रख लो। और टेम्परेचर कितना है? 1250 है ना, 50, ठीक है। अब ये सारा इधर आ जाएगा, माइनस कर दो, तो 1250 और 10 की पावर माइनस 3, तो यही सेट कर लेते 1.25 इंटू 8.3, ठीक है। अब देख लो आंसर 174 से कम है, तो फिर थर्ड और फोर्थ तो वैसे ही गलत हो गया, है ना। आप थोड़ा चेक कर लो उसको, 163.6 सही है, क्योंकि पॉइंटों में आंसर है ना, तो एग्जैक्ट डेटा तो बैठेगा नहीं, तो ये आपका आंसर कैलकुलेट कर लोगे, सिंपल है ना। आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो फटाफट। CO प्लस हाफ O2 CO2, ठीक है, 17 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कांस्टेंट वॉल्यूम यानी QV, QV क्या होता है? डेल्टा E कितना है? माइनस का 67.71 किलो कैलोरी, ठीक है। और नियत P यानी QP यानी डेल्टा H कैलकुलेट करना, ठीक है। डेल्टा एच निकालना है, फॉर्मूला आपको पता ही, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई, ये रख दूँ माइनस का 67.7 प्लस डेल्टा एन, डेल्टा एन कितना है देखो, 1 माइनस हाफ है, सॉरी 1, प्रोडक्ट तो 1 है ना, ये 1.5 है, तो 3/2, तो ये कितना हो गया? माइनस हाफ, तो प्लस डेल्टा एन आर टी, तो डेल्टा एन है माइनस का हाफ, आर किलो कैलोरी है ना, तो आर की वैल्यू किलो कैलोरी में 2 इंटू 10⁻³ और टेम्परेचर कितना? 17 डिग्री सेंटीग्रेड, 17 प्लस 273 ले लो, तो कितना हो गया? 290, बस ये 290। अब ये तो क्या, और ये 0.290 कर दूं, तो देखो बहुत बार जरूरी नहीं आपको सॉल्व करना ही पड़े, 67.71 और 0.29 इसमें से कम करना है, तो क्या ही ज़्यादा फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा आंसर कम हो जाएगा। तो पहला दूसरा आंसर तो नहीं है, पहला तो 68 है, ज़्यादा दौड़ ना, 67 से आंसर कम है, तो पहला दूसरा गलत, और इसमें से कम करोगे तो ये आ ही जाएगा, और माइनस और है तो फिर बैठ जाएगा, सही है। प्लस करेंगे क्यों? सॉरी, हाँ माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर तो 67.71 और 0.29 और ऐड कर दो, तो 9 और 1 10 हो गया, ठीक है, 8 9 10
0, हाँ 68 हो गया भैया, तो एग्जैक्ट 68 हो गया माइनस का। तो फिर हाँ ये थोड़ी 2 बार देखना, इतने ज़्यादा आंसर नज़दीक है तो ठीक है। और आंसर किलो कैलोरी है, चेक कर लो। चलो अब वापस 31 से 35 स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, और 36 से 40, ठीक है। फिर इनको कैलकुलेट करते हैं। करें तुमने 40 तक करें? चलो 31, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, केल्विन में कितना हुआ? 373, ठीक है। पानी के वाष्पन की एंथैल्पी, मतलब पानी पहले तुम्हारे पास लिक्विड था, अब तुम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो? गैस में, वेपोराइज कर रहे हो, ठीक है। तो वाष्पन की एंथैल्पी यानी डेल्टा एच कितना है? 40.63। सारे आंसर किलो जूल है तो ये ठीक बैठ जाएगा। चलो क्या निकालना है? डेल्टा ई, वही फॉर्मूला, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी, ठीक है। डेल्टा एच तो है 40.63, डेल्टा ई कैलकुलेट करना है। डेल्टा एन गैसियस प्रोडक्ट तो एक ही है, और रिएक्टेंट गैसियस का है ही नहीं, लिक्विड है ये तो, है ना। तो डेल्टा एन की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू किलो जूल में 8.3 इंटू 10 की पावर -3, और टेम्परेचर अभी कितना था? 373, ठीक है। तो आंसर 40.63 प्लस का होगा कि माइनस का? इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -8.3 इंटू 0.373 किलो जूल में। 40 से कम वाला आंसर देख लो, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो गए। अब इसको चेक करो, अब ये आंसर नज़दीक है भाई, तो इसको आप थोड़ा ढंग से कैलकुलेट करना, ठीक है। और एक बार प्लस माइनस का भी देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़दीक है ना आंसर, ये पता यहाँ माइनस हो प्लस हो, इसको ढंग से चेक करना है ना। पानी का वाष्पन, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, मतलब पहले वाटर लिक्विड था, अब वाटर गैस है, तो डेल्टा एन तो सही निकाला है। कैलकुलेट कर लोगे कितना आया? फर्स्ट ऑप्शन, 40 से कम करना है ना, 37.53। क्लियर है? आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो, सल्फर प्लस O2 SO2। अब इसमें तो सिंपल ही है, डेल्टा एन निकालो फटाफट। गैसियस प्रोडक्ट कितना है? 1, रिएक्टेंट में कितना है? 1, तो डेल्टा एन 0, तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस 0 इंटू आर टी, तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना भाई। जब भी डेल्टा एन का मान 0 है तो ये दोनों चीज़ें क्या है? बराबर है। तो अब मेरा आंसर है ऑप्शन 1, ठीक है। इन सवालों में कोई दिक्कत थोड़ा ना है, होते ही नहीं है, क्वेश्चन नहीं होते हैं। अब तो बनेंगे, एक फॉर्मूला पकड़ लो, सारे क्वेश्चन कर लो। अब देखो ये वाला, ये भी सिंपल ही है, डेल्टा एन निकालो फटाफट। ये किया था अभी अपन ने, प्रोडक्ट मोल 1 और रिएक्टेंट मोल 1.5, आंसर कितना है? माइनस का हाफ। तो फिर माइनस होता है तो फिर डेल्टा एच छोटा होता है ना, -12 आर टी। कुछ कम करूंगी तो ये आएगा, तो बड़ा कौन है? डेल्टा ई बड़ा है। सिंपल है, आगे बढ़ो। अब देखो सुक्रोज का कंबशन, क्वेश्चन सिंपल है पर इक्वेशन तो बनानी आनी चाहिए, अब पता होना चाहिए सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में। तो सुक्रोज तो शुगर है, अब इतना बड़ा मॉलिक्यूल तो गैस होने से रहा, 12 कार्बन जोड़ दिए तो ये तो सॉलिड है, प्लस O2 गैस। अब यहाँ देखो सीधे सीधे 12 CO2 है और वाटर कितने? 11, तो आंसर है 12 CO2 गैस और 11 वाटर लिक्विड, ठीक है। अब आपको O2 चाहिए, अब मुझे O2 चाहिए 12 O2, ठीक है, लेकिन ऑलरेडी अवेलेबल कितनी है? 11। भाई मुझे ऑक्सीजन एटम 24 चाहिए, 11 अवेलेबल है, यानी कितना खर्चा है? 13 चाहिए, तो 13/2 कर दूं, ठीक है। तो देखो डेल्टा एन पॉजिटिव लग रहा है मुझे, प्रोडक्ट तो मुझे 12 मोल चाहिए पूरे के पूरे, और रिएक्टेंट कितने हैं? 13/2, मतलब 6.5 है ना। तो 12 में से 6.5 कम कर दो, कितने बचेंगे? 5.5, 5.5, 11/5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब डेल्टा एन पॉजिटिव है ना, तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस 5.5 आर टी, ऐसे भी तो बना के दे सकता था। तो बड़ा कौन है? डेल्टा एच, तो मेरा आंसर ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट, किस चेंज में डेल्टा एच नॉट इक्वल्स टू डेल्टा ई?
तो भाई जहाँ पे डेल्टा एन जीरो ना हो, तो यहाँ तो मुझे डेल्टा एन जीरो लग रहा है, तो यहाँ तो बराबर हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पे डेल्टा एन जीरो है, गैसेस प्रोडक्ट भी जीरो है, गैसेस रिएक्टेंट भी जीरो है, तो यहाँ पे भी दोनों वैल्यू बराबर है। यहाँ देखो, एक प्रोडक्ट मोल एक रिएक्टेंट मोल, तो यहाँ पे भी डेल्टा एन जीरो, तो ये तीनों आंसर तो नहीं है। और यहाँ डेल्टा एन कितना है, गैसेस उत्पाद 2, गैसेस रिएक्टेंट कितने 4, तो आंसर कितना है -2। ये हो जाएगा, बोलो सही है। सीधा सीधा आपको बिठाना आंसर। नेक्स्ट देखो, इथेनॉल की दहन की ऊष्मा मतलब हीट ऑफ कंबशन, ठीक है, बॉम्ब कैलोरीमीटर में आपने निकाली। अब देखो बॉम्ब कैलोरीमीटर का आंसर हमेशा डेल्टा यू होता है। बॉम्ब कैलोरीमीटर जब भी लिखा हुआ है, फिलहाल अगर आपने थियरी नहीं पढ़ी तो आपको देखना है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर मतलब डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी निकालता है, वो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है इसलिए। तो हम कहेंगे ठीक है भाई यहाँ माइनस का 670.48 डेल्टा यू है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें डेल्टा एच निकालना। लेकिन इथेनॉल का कंबशन तो बिना इक्वेशन बनाए तो होगा नहीं। तो देखो इथेनॉल लिक्विड है, C2H5OH क्या है, लिक्विड है। कंबशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओ, तो कार्बन कितने हैं 2, तो CO2 बनेगी 2 CO2 गैस प्लस वाटर, 5 और 1 6 वाटर है ना, तो 3 वाटर बनेगी और वो हो गया लिक्विड। अब बैलेंस करो, देखो ऑक्सीजन कितना चाहिए 4 और 3 7, 7 में से एक तो पड़ा ही है ना, तो 3, तो डेल्टा एन प्रोडक्ट मोल है 2, रिएक्टेंट मोल है 3, तो डेल्टा एन माइनस। अच्छा अब कैलकुलेशन में पूरी बिठानी है, तो डेल्टा एच कैलकुलेट करना है। डेल्टा यू कितना है माइनस का 670.48 किलो कैलोरी, ठीक है। फिर माइनस ही लिखूं, माइनस डेल्टा एन 1 हो गया, आर कितना किलो कैलोरी है ना, 2 × 10⁻³ और टेम्परेचर कितना 25 डिग्री सेंटीग्रेड 298 कैलोरी, ठीक है। तो अब माइनस 670.48 और माइनस का कितना लिखूं 0.298 लिखूं, 2 × 0.29, ठीक है। तो अगर मैं इसको 0.3 मान लूँ तो 0.3 2 जा कितना हो गया 0.6, तो 670 और 671 के आसपास हो जाएगा आंसर, है ना। और आंसर तो माइनस का ही रहेगा, ठीक है। तो 671 यानी आपका आंसर ऑप्शन 2। क्लियर है ना। सिर्फ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना चाह रहा है, आंसर इतने नज़दीक देके कि आप यूँ नहीं प्लस माइनस में गलती कर दो। और है ना ऐसे क्वेश्चन गलत होने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है तो प्रैक्टिस की भी है, तो बोलेगा ये तो मुझे आता ही है, मुझे आता ही है। कोई छोटी मोटी मिस्टेक है ना आपको फंसा देगी, फिर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 37, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मीथेन के कंबशन के लिए, अब मीथेन देखो CH4 गैस लिखूं प्लस O2 वो भी गैस, अब एक तो बनेगा CO2 ये भी गैस, और वाटर कितने बनेंगे 2 वाटर लिक्विड। चलो डेल्टा एन निकालो फटाफट, पहले बैलेंस करें, कितने ऑक्सीजन चाहिए 4, तो मैं 2 O2 लिख देती हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई डेल्टा एन निकालो, मान लो क्या पता 0 ही हो तो मेरा टेंशन ही खत्म, तो एक बार डेल्टा एन जरूरी है। तो प्रोडक्ट मोल 1, रिएक्टेंट मोल 3, तो -2, तो 0 वाला आंसर तो गलत है। अब डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई किसके बराबर होता है, डेल्टा एन आर टी, ठीक है। अब आंसर आपके कैलोरी में तो -2, आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस वाला आंसर, अच्छा तीनों ही माइनस में, ठीक है। और आंसर कैलोरी में तो 2, और टेम्परेचर कितना 298। तो इसको मैं अगर नहीं इसको सॉल्व करूँ, अच्छा ऐसे ही तो करना है, तो बोलो 2 और 298 माइनस का, यहाँ क्या, अच्छा यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, वहाँ 2 है, सही है। कोई डाउट नहीं, आंसर चेक करते रहना साथ में ना। 37 बन गया। 38, किस रिएक्शन के लिए डेल्टा ई के कंपैरेटिवली डेल्टा एच कम है, मतलब डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई माइनस होना चाहिए, है ना, -RT होना चाहिए, और जो भी वैल्यू हो वो तो है ही। तो मतलब डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव, तो डेल्टा एन नेगेटिव ढूंढो। यहाँ बोलो डेल्टा एन कितना है, प्रोडक्ट कितने हैं 6, रिएक्टेंट भी कितने हैं 6, तो यहाँ तो दोनों बराबर हो गए। समझ में आ रहा है, ये वाले क्वेश्चन तो सिंपल है।
यहाँ देखो प्रोडक्ट मोल कितने हैं 2 और रिएक्टेंट मोल कितने हैं 3, तो ये कितना हुआ -1, तो माइनस ही तो ढूंढ रहे हैं, तो ये बैठ जाएगा ना, बस आगे क्यों पढ़ो, बाकी कर ही लोगे, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक रिएक्शन है तुम्हारी 2x और x आपके पास सॉलिड है, प्लस 2y ये भी सॉलिड है, 2c अब ये लिक्विड है और d गैस, तो मतलब डेल्टा n तो खाली एक ही हुआ, गैसेस प्रोडक्ट एक। ठीक है, QP दे रखा है, QP मतलब डेल्टा H होता है, तो डेल्टा H है 28 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है भाई, जो भी है माइनस है क्या, अच्छा देखो माइनस उधर है ना, हाँ माइनस का, और QV निकालना है, मतलब डेल्टा E निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा H यानी माइनस का, डेल्टा E प्लस डेल्टा N 1 R किलो कैलोरी में है, तो 2 × 10⁻³ और टेम्परेचर का है 300 ले लें। ठीक है, तो ये तो 0.6 हो गया सीधा, 10⁻³ और ये 300 कितना हो गया 0.3 और 2 से मल्टीप्लाई करो 0.6, उधर जाएगा तो माइनस का, तो -28 और माइनस का 0.6, माइनस कॉमन ले लो तो 28.6 माइनस का है ना। अभी ध्यान रखना प्लस माइनस दोनों दिए हुए, देख लो सारे ऑप्शन कितने नज़दीक हैं, 2 बार चेक करना। ठीक है, चेक करें आंसर बराबर। ठीक है, चलो आगे देखो, 1 मोल आइडियल गैस, ठीक है मोल्स तो 1 हो गए, अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर हो गया 298, फिर वॉल्यूम 10 लीटर से 20 लीटर, पहले था 10 लीटर बाद में हो गया 20 लीटर। ठीक है भाई, वर्क डन बाय द सिस्टम है ना। अब रिवर्सिबल तरीके से और अर्ग में निकालना है। अब 1 जूल में अर्ग कितने होते हैं 10⁻⁷, 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग्स होते हैं। ठीक है, तो अब मैं सीधा फॉर्मूला लगाऊं, W इक्वल्स टू -2.303 nRT, तो N 1 मोल, R से रखा है ना, तो मैं R रखूँ 8.3। ठीक है, अब मेरा आंसर जूल में है, मुझे अर्ग में चाहिए, सारे ऑप्शन अर्ग में है ना, तो मैं 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। T टेम्परेचर कितना 290, ठीक है, log बेस 10 V2 है ना भाई, V2/V1, तो V2 कितना है 20/10। ठीक है, तो बोलो log 2 ही आएगा, कौन सा आंसर सही बैठ रहा है, -2.303 इंटू 8.3 इंटू ये 10⁻⁷ है ना 10⁻⁷ इंटू 298 log 2। ठीक है भाई, फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन की और आपको पिक लेनी है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन है आपके, एक तो वर्क डन और इसमें अब एंट्रोपी शुरू होने वाला है। एंट्रोपी पढ़ रखा है, सिस्टम की रैंडमनेस, तंत्र की अव्यवस्था, अस्त व्यवस्था और यादृच्छिकता, रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस, इर्रेगुलरनेस। भाई गैस, लिक्विड, सॉलिड, सबसे बिखरा हुआ सिस्टम कौन सा है, गैस, उसके बाद लिक्विड, और सबसे व्यवस्थित सिस्टम कौन सा है, सॉलिड। तो अब तुम्हें दिमाग लगा अगर सॉलिड से लिक्विड जा रहा है या सॉलिड से गैस जा रहा है या लिक्विड से गैस जा रहा है, मतलब वो तंत्र बिखर रहा है, एंट्रोपी बढ़ेगी। कभी भी कोई 2 चीज़ों को मिलाएंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी। भाई 2 अलग अलग लोगों को मिला लो, अलग अलग कम्युनिटी को मिला लो, है ना, या पहले ए गैस थी और बी गैस थी, तो तुम्हें लगेगा गैस तो अव्यवस्थित होती है ना, लेकिन ए से ही टकराता था। लेकिन अगर मैं ए भी मिला दूँ तो ए से टकराएगा, बी से टकराएगा और ए बी से टकराएगा, तो अव्यवस्था बढ़ गई ना, ऐसे। ठीक है, तो अब देखो 2 मोल आइडियल गैस को निर्वात मतलब वैक्यूम में स्वतः रूप से प्रसारित करते हैं तो किया गया कार्य क्या होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो बहुत बार पढ़ रखा है। मान लो ये सिलेंडर है, यहाँ पिस्टन लगा दिया, ठीक है, अब आपने यहाँ पे गैस भर दी, आइडियल गैस भर दी, ओके है ना। अब आपने कहा कि गैस जो है इसका वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है, तो गैस जो है वो क्या कर रही है, ऊपर उठने के लिए प्रेशर लगा रही, किसी के अगेंस्ट काम कर रही, लेकिन आपने बाहर लिख रखा है क्या, वैक्यूम, तो वैक्यूम निर्वात
निर्वात में बाहर का प्रेशर कितना होता है? जीरो। पी एक्सटर्नल कितना होता है? जीरो। आई बात समझ में? तो वैक्यूम में आप किसी के अगेंस्ट काम नहीं कर रहे हो। मतलब अगर मैंने तुम्हारी तरफ कोई मशीन खिसका दी या कोई बाहरी चीज़ खिसका दी, तो अगर तुम्हें अपने पास आने नहीं देनी तो उसके अपोज में तुम फोर्स लगाओगी। तो मैं जो फोर्स लगा रही हूँ उससे ज़्यादा लगाओगे तो खिसक जाएगी, और नहीं लगा पाए तो काम तो कर ही रहे हो, लेकिन इतना नहीं लगा पाए तो पीछे आ जाएगी मशीन। ऐसे अब तुम कह रहे हो नहीं मैं तो दीवार पे धक्का लगा के इसको खिसका रहा हूँ, तो कैसे पॉसिबल है? कोई वर्क डन थोड़ा ना माना जाएगा। मूविंग ऑब्जेक्ट आना चाहिए ना। अगर आप फिजिक्स में पढ़ते हो कि आपने वर्क डन किया कि नहीं किया, तो सामने वाली चीज़ भी तो मूविंग होनी चाहिए। F/d तो होना चाहिए, है ना। डिस्टेंस ही नहीं होगी तो वर्क डन कैसे होगा? तब दीवार तो वही थी, अभी भी वही है। तुमने कहा मैंने तो वर्क डन किया, मैं थक गया, तो मजाक किया तुमने, वर्क डन थोड़ा ना किया। समझे मेरी बात? सिमिलरली आपका फॉर्मूला क्या है? W = P डेल्टा। P मतलब एक्सटर्नल प्रेशर, बाहरी दाब के विरोध में। भाई एटमोस्फेयर तो आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, अब आप उसके अगेंस्ट उठ रहे हो तो बात करो। अब आप कह रहे हो नहीं एटमोस्फेयर तो है ही नहीं, है ना, तो ये वही काम है जो दीवार पे धक्का लगाने के बराबर है। तो सिमिलरली अगर वैक्यूम है तो P एक्सटर्नल कितना है? जीरो। तो W कितना बनेगा? जीरो। ये फिक्स कर लो, निर्वात आते ही वर्क डन कितना कर देना, उलझना मत, ठीक है। ये चलो अब देखो, 1 मोल आइडियल गैस है या 1 मोल गैस है, n = 1 ले लिए। अब 3 डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर ही होता है ना। तो पहले वॉल्यूम कितना है? 3 लीटर। यहाँ चलो dm क्यूब लिख देते हैं, ठीक है। P एक्सटर्नल बाहरी दाब कितना है? 1 ATM, 1 ATM। इसके विरुद्ध वो 13 लीटर। अब यहाँ तो dm क्यूब लिख दो या लीटर लिख दो, ऑप्शन सारे dm क्यूब है। तो 1 लीटर 1 dm क्यूब बराबर होता है, इसमें पहले परेशान मत होना क्योंकि आधे तो यहीं गए कि मैं कोई कन्वर्जन नहीं आ रहा है ना। तो 13 लीटर मतलब 13 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तक प्रसारित तो किया गया कार्य तो हमें तो पता है W = हमेशा फिक्स होता है -P डेल्टा V, तो -P1। और देखो डेल्टा V 13 - 3 कितना हुआ? 10, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है ATM × dm क्यूब। तो बस इसी में ही तो आंसर पूछा है, तो क्या बैठेगा? पहला फर्स्ट आंसर सही, -10 × ATM × dm क्यूब, ठीक है। आगे देखो फटाफट, डेल्टा S मैक्सिमम। तो देखो डेल्टा S मतलब एंट्रोपी, तो एंट्रोपी कितनी है वो तो नहीं बता सकते, पर बढ़ रही है घट रही है बता सकते हैं, है ना। तो देखो पहला ऑप्शन, यहाँ ये तो सॉलिड है, गैस कितनी है? आधा मोल, और अब सॉलिड है। तो तुम कह रहे हो कि भाई पहले ऑप्शन में सॉलिड जो है, मतलब सॉलिड प्लस गैस दोनों थे, लेकिन अब आंसर सॉलिड है, तो अव्यवस्था घटी की बढ़ी? घटी। पहले तो गैस था, तो गैस है ही नहीं। आई बात समझ में? तो तुम कहोगे कि लो एंट्रोपी यहाँ तो घट गई, डेल्टा S नेगेटिव। फिर यहाँ देखो ये ठोस था, अब ठोस भी है गैस भी है, तो यहाँ तो एंट्रोपी बढ़ गई ना, तो यहाँ तो बढ़ गई। फिर यहाँ देखो ये सॉलिड है, ये गैस है, और अभी भी गैस है, तो ये एक गैस था, बाद में भी क्या है? एक गैस है, तो ठीक है, खास फर्क नहीं। और यहाँ देखो N2 + O2 2 मोल गैस थी, अभी भी क्या है? 2 मोल गैस है, तो एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं। तो इसने कहा था डेल्टा S मैक्सिमम कहाँ होगा? सेकंड ऑप्शन, जहाँ एंट्रोपी बढ़ी है, ये बता दो, ठीक है। यहाँ बढ़ने का तो कोई सवाल नहीं है ना, क्योंकि पहले भी 1 मोल गैस था, अब भी 1 मोल गैस है, तो बढ़ी तो नहीं। सॉलिड की तो मिनिमम ही होती है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्लियर। नेक्स्ट देखो, उत्क्रमणीय रुद्रोष्म मतलब रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए Q 0 होता है ना। देखो एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफर नहीं होगा। रुद्रोष्म प्रक्रम में Q क्या होता है? 0। अब आपके जो एंट्रोपी का फॉर्मूला बैठता है वो बैठता है डेल्टा S = dq रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर T। टेम्परेचर पे आपने कितना सिस्टम को हीट दिया, उन दोनों का रेशियो हमारा चेंज इन एंट्रोपी निकाले, तो हम कहेंगे Q तो 0 है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी क्या है? 0। तो एंट्रोपी में परिवर्तन नहीं होता है। डेल्टा S कितना है? 0। बोलो सही है? नेक्स्ट, एंट्रोपी का मतलब सही है, अव्यवस्था, यादृच्छिकता, है ना। डिसऑर्डरनेस और रैंडम, व्यवस्था थोड़ा होता है, तो पहला और दूसरा आंसर सही।
ठीक। नेक्स्ट, MgCO3 सॉलिड है और आंसर में MgO और CO2, तो ठोस से गैस की तरफ जा रहे हो, बढ़ेगी, डेल्टा एस पॉजिटिव, हो गएंगे ऑप्शन 3। ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव कब होगा? देखो पहले लिक्विड से गैस बढ़ रही है, लिक्विड से गैस है, बढ़ रही, गैस तो हाईएस्ट होती। फिर यहाँ देखो एक गैस, यहाँ गैस कितनी है 2, फिर बढ़ रही है, आपको तो कम करनी। अब देखो नाइट्रोजन का पहले प्रेशर 10 atm था, अब प्रेशर कितना है 1 atm है। ठीक है, मतलब गैस को पहले पूरा ही दबा रखा था, अब तो आपने ऊपर का प्रेशर कम कर दिया है, तो गैस तो उठेगी ना। किसी को ज़्यादा दबाओगे तो कंट्रोल में रहेगा, अब तुमने इतना नहीं दबाना, थोड़ा कम दबाओ तो थोड़ा हवा में चलेगा ना, ऐसे तो उल्टा ये तो आज़ाद हो गई गैस, तो एंट्रोपी बढ़ेगी, मुझे तो घटाने वाला चाहिए था। अब देखो आयरन का टेम्परेचर पहले 400 था, बाद में कितना है 300, तो अगर ताप घटाओगे तो एनर्जी घट जाएगी, मूवमेंट थोड़ा क्या हो जाएगा कम, तो यहाँ एंट्रोपी जरूर कम हुई होगी। बाकी सारे ऑप्शन को देख के लग रहा, आगे बात समझ में। ये नेक्स्ट देखो, डेल्टा एस पॉजिटिव, बोलो एंट्रोपी बढ़ी कहाँ? द्रव से ठोस बढ़ी क्या? नहीं, ठोस की तो मिनिमम होती है, तो पहले में तो नहीं बढ़ी। अब देखो यहाँ 3 मोल गैस थी, यहाँ कितने मोल गैस है 2, तो गैस तो कम हुई ना, तो बढ़ी कहाँ? घटी। अब यहाँ लिक्विड से गैस बढ़ गई, आपको क्या चाहिए? बढ़ी भी चाहिए ना, हाँ, तो लिक्विड से गैस बढ़ गई। अब यहाँ 4 मोल गैस थी, यहाँ 2 मोल गैस कम हुई, तो फिर मेरा आंसर होगा ऑप्शन 3। समझ में आया? एंट्रोपी तो इजी है क्वेश्चन, अगर ऐसे थियरी वाले पूछ रहा है तो। फिर देखो, अगर अंडे को कठोर होने तक गर्म किया जाता है, अब यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट है। देखो अंडा मतलब आपको लग रहा है कि एग के अंदर तो लिक्विड होता है और हमने गर्म किया तो वो क्या हो गया? सॉलिड, लेकिन उसमें प्रोटीन की व्यवस्था बिगड़ जाती, एंट्रोपी उसकी घटी नहीं, एंट्रोपी बढ़ी है। ठीक है, तो एग को बॉईल करना याद रखना, अंडे में अव्यवस्था बढ़ जाती है ना, उसकी प्रोटीन स्ट्रक्चर बिगड़ जाती है। फिर यदि हाइड्रोजन, क्लोरीन और HCl के लिए S0 का मान, ठीक है, सबकी एंट्रोपी दे दी अलग अलग, अब आपकी इक्वेशन है, तो देखो टोटल चेंज इन एंट्रोपी, तो हम कहेंगे देखो सीधी सी बात है, प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी, अब बढ़ रही है घट रही हो तो अपने आप आ जाएगी। अब प्रोडक्ट कितना है 2 HCl, और HCl की एंट्रोपी तीसरे नंबर वाली 1, 2 और ये 3, कितनी है प्रोडक्ट की? 0.19 इंटू 2, HCl 2 है ना, और रिएक्टेंट की बोलो H2 की एंट्रोपी कितनी है? 0.13 है ना, और Cl2 की कितनी है? 0.22। देख लो, डिफरेंस निकालना है मुझे, ये 0.38 है और ये कितना है? 0.35, तो कितना हुआ? 0.03। लेकिन ये मेरा आंसर किलो जूल में है, क्योंकि आपने मुझे आंसर किलो जूल में दिया है ना, किलो जूल पर केल्विन है ना, और आप पूछ किस में रहे हो? जूल में। ठीक है, तो किलो जूल पर केल्विन है ना, और आप जूल में पूछो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो आंसर जूल में, तो 30 हो जाएगा आंसर। 30 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। सही है, क्लियर? तो ये हो गए तुम्हारे 20 क्वेश्चन पहले किए थे, 30 अभी 50। ठीक है, चलो।